हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था और उम्मीद है कि कल की क्लास आपने अच्छे से देख लिया होगा। और जो बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं और कल की क्लास उन्होंने नहीं देखा है, तो मेरा उनको सजेशन है कि पहले आप प्रीवियस क्लास देखकर तभी इस क्लास को अटेंड करिए। दैट्स व्हाई आप इस क्लास को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सही तौर पे पहली क्लास है, लेकिन कुछ बातें हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में समझा था, तो उससे कनेक्ट करते हुए आज हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि जो बॉडीज होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनके तीन केस पॉसिबल होते हैं। कितने केस पॉसिबल होते हैं? तीन केस पॉसिबल होते हैं। या तो वो बॉडी न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। सेकंड, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब धनावेशित होगा। और या फिर ये निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो बच्चों हमने ये समझा था कि कब हम ये बोल पाएंगे कि कब ये न्यूट्रल है, कब ये पॉजिटिवली चार्ज है, या कब ये निगेटिवली चार्ज है। उस कॉन्सेप्ट को हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में देखा था। ऑलराइट, तो थोड़ा सा इसको रिकैप हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूट्रल का क्या मतलब था? न्यूट्रल का मतलब ये था कि न्यूट्रल का मतलब ये था कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब किसी बॉडी में सेम होता है तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है, उदासीन होता है। ऑलराइट, यही पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देखो यहाँ पे कम क्लियर हो रहा है तो इसको मैं यहाँ राइट डाउन कर दे रहा हूँ कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव बॉडी होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, डेफिनेटली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और बच्चों ये प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उस बॉडी पर उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? इसको हम आज की क्लास में और डेप्थ में जाके सीखेंगे। और थर्ड बच्चों हमने क्या देखा था? थर्ड हमने ये देखा था कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर कोई ऋणावेशित वस्तु है, तो डेफिनेटली उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? कम होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा होगी बच्चों, उतना ही ज्यादा उस पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बच्चों थोड़ा सा आइए हम इसको डिटेल में और पढ़ते हैं। ये बॉडी हमें कैसे पता चलता है कि कब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, कब ये निगेटिवली चार्ज होगा? तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके सीखते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मली हर एक बॉडी अपने आप में न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, जो बॉडी है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जो प्रोटॉनों की संख्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा ही होगा अपने इनिशियल स्टेज में या प्रारंभिक अवस्था। अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, जो ये उदासीन वस्तु है, अब बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा, ये हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं? जरूरी नहीं है ना बच्चों कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज शो करे वो निगेटिवली चार्ज भी शो करे। पॉसिबली ये कम है, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज होने का नेचर रखता है वो निगेटिवली चार्ज होने का नेचर नहीं रखता है।
कुछ एक्सेप्शनली हाइड्रोजन वगैरह को अगर हम ध्यान दें तो हाइड्रोजन दोनों नेचर रख सकता है, बट नॉर्मली जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज शो करने का नेचर रखता है तो नेगेटिव चार्ज नहीं शो करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज शो करने का नेचर रखता है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं शो करेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जैसे बच्चों आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, जैसा सोडियम जो है वो क्या करता है, अपने ये उदासीन अवस्था में है, इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अपने आपको स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, अष्टम के नियम को लागू करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों लूज करता है और सोडियम क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है। यही जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बना लेता है, क्लोरीन माइनस बना लेता है। तो बच्चों किस तरीके से सोडियम ने प्लस बनाया और क्लोरीन ने माइनस बनाया, और क्या इसके पीछे का रीजन था? कहने का मतलब सोडियम माइनस भी तो बना सकता था या क्लोरीन प्लस भी तो बना सकता था। हालांकि केमिस्ट्री के बिहाफ पे तो ये क्लियर हो पा रहा है कि हाँ सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट्स वाई इसको ये लूज करने का नेचर रखेगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, स्टेबल होने के लिए ये इसको गेन करने का नेचर रखेगा। लेकिन बच्चों फिजिक्स में भी इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम अगर किसी एलिमेंट को, किसी तत्व को एक्स से दिखा रहे हैं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम जेड से दिखाते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको हम ए से दिखाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सोडियम एक तत्व है, सोडियम एक एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 11, और जो एटॉमिक मास होगा वो जो कितना होगा, 23। क्या आप इसको समझ पाए? अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर कोई न्यूट्रल स्टेज में है, इसका मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो अगर सोडियम हमारा इनिशियल स्टेज में है तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो भी 11 होगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो भी कितना होगा, 11 होगा। और दोनों चूंकि सेम है तो अभी हमारा ये किस स्टेट में है, ये न्यूट्रल स्टेट में। किस स्टेट में है सोडियम, न्यूट्रल स्टेट में। अब क्या होता है ध्यान समझिएगा कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, माइनस मतलब यहां लूज कर दिया, तो बच्चों आप बताओ कि अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे वो 11 ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो लूज कर नहीं रहा है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पहले 11 था, 11 था, और अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 10 हो जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हो सब कोई? पहले इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, उदासीन अवस्था में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था वो 11 था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 था, क्योंकि उदासीन अवस्था में या न्यूट्रल स्टेट में दोनों बराबर होते हैं, ऐसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, अब तो प्रोटॉन इसके पास 11 है अभी भी, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है वो 11 से क्या हो गया, 10 हो गया। अब बच्चों आप बताओ, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बच्चों प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों यहां से ये बात क्लियर हो गया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एक ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों कितने ज्यादा हैं, एक ज्यादा है, क्योंकि एक प्रोटॉन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट्स वाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम क्या कर लेता है, प्लस चार्ज बना लेता है। सोडियम क्या करता है, प्लस चार्ज बना लेता है। क्या आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से हम और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हो गया अब क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है 35.5 के आसपास होता है, तो 35 लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं बच्चों, 17 है। और अगर ये न्यूट्रल स्टेज में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बच्चों, ये भी 17 हो जाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी इक्वल हैं, दैट्स वाई ये अभी न्यूट्रल स्टेज में, ऐसा हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब बच्चों हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन को अब ग्रहण कर लेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, प्लस का मतलब यहाँ गेन से है, तो बच्चों अब बताओ प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन तो सेम है 70, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है अब क्या हो गया? 18 हो गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले 17 था, अब 18 हो गया। अब बच्चों अब अगर आप यहाँ ध्यान समझो, प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपको बच्चों नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? प्रोटॉन से। और बच्चों कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा है, दैट्स वाई क्लोरीन, और जो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कितना है? एक, तो इसलिए बच्चों एक माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लिया इसने? क्लोरीन माइनस बना लिया। तो क्या आपका माइंड ओपन हुआ कि सोडियम ने प्लस किस तरीके से बनाया होगा और क्लोरीन ने माइनस किस तरीके से बनाया होगा? ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दैट्स वाई हम अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें इसको लिंक करा पाएंगे। जिस बच्चों को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चों डेफिनेटली वो चीजों को लिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहां तक मैं मान के चलूं? ओके। अब बच्चों आते हैं वापस से अपनी क्लास में। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक ऑब्जेक्ट देखा था, अंबर। तो बच्चों अंबर भी अपने इनिशियल स्टेज में क्या रहा होगा? न्यूट्रल रहा होगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं बच्चों फर, FUR, फर। ठीक है, ये भी बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु। तो अंबर या फर दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेज में या प्रारंभिक अवस्था में किस केस में रहे होंगे? न्यूट्रल केस में रहे होंगे। इसका मतलब दोनों पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें दोनों को चार्ज कराना है, तो बच्चों इसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है। इस मेथड को हम लोग फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। तो आगे चल के बच्चों हम इसको डिटेल में जानेंगे कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं। तो 3 मेथड बच्चों पॉसिबल होते हैं: फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि, कंडक्शन मेथड, चालन विधि, और इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। ये 3 विधियां होती हैं जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फ्रिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, जिससे कि आप चीजों क्लियर कर पाओ। बाकी हम उस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो बच्चों यहाँ अंबर और फर के बीच में हम क्या करा रहे हैं बच्चों? हम फ्रिक्शन करा रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं। तो अगर हम घर्षण करा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में हमें क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा करता हूं, जिससे कि आप इसको कनेक्ट कर पाओ। आपने अपने चाइल्डहुड स्टेज में ये प्रैक्टिकल जरूर किया होगा कि आपने कॉम्ब या कंघे को अथवा पेन को जब बाल से आपने फ्रिक्शन कराया होगा, घर्षण कराया होगा, रगड़ा होगा, और जब जो हल्की वस्तुएं हैं जैसे कि तिनका हो गया, कागज के टुकड़े हो गए, इसको जब इसके पास जब पेन को आप ले जाते थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि पेन उन हल्की वस्तुओं को क्या कर ले रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। क्या फ्रिक्शन कराने के पहले क्या जो कागज के टुकड़े थे, क्या वो पेन की ओर आकर्षित हो रहे थे? क्या पेन से अट्रैक्ट हो रहे थे? क्या पेन से चिपक रहे थे? क्या? तो आंसर है नहीं। बट जैसे ही आपने पेन को बालों से थोड़ी देर के लिए घर्षण कराया या फ्रिक्शन कराया, और फिर उसके बाद जब आप पेन को उस कागज के टुकड़े के पास ले गए, तो वही कागज का टुकड़ा उससे क्लिंग हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, आकर्षित हो जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि कहीं ना कहीं जब हमने बाल और पेन के बीच में आपस में घर्षण कराया होगा, फ्रिक्शन कराया होगा, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है। तो बच्चों दरअसल यहाँ पे क्या हुआ होगा कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं ना, फिर आते हैं अंबर और फर पे। तो अगर ये आपका पेन है, ये आपका हेयर है, तो बच्चों पेन को हम एक बॉडी कंसीडर करें और हेयर को एक बॉडी हम कंसीडर करें, तो पेन और हेयर के बीच में जब हमने फ्रिक्शन कराया, तो बच्चों एक्चुअल में हुआ क्या होगा? ध्यान समझिएगा कि इनके बीच
किसका ट्रांसफर हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। अब ध्यान समझना कि जो फ्रिक्शन मेथड होता है इसमें किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। हम आगे चल के बात करेंगे प्रोटॉन का क्यों नहीं, बट फिलहाल के लिए आप समझ पा रहे हो जब भी किन्हीं दो स्पेसिफिक बॉडीज, किन्हीं दो विशिष्ट वस्तुओं को हम आपस में फ्रिक्शन कराएंगे तो इनके बीच में किसका ट्रांसफॉर्म कौन ट्रांसफर होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब बच्चों ये हम आगे सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा किससे इलेक्ट्रॉन किस में गया है। फिलहाल के लिए बच्चों यहाँ पे जो हेयर होता है वो फ्रिक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन को पेन पे ट्रांसफर कर देता है। दैट्स वाई ये हमारा पेन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो हमारा हेयर होता है बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो बिना फ्रिक्शन के पेन और हेयर अपने न्यूट्रल केस में थे, फ्रिक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने की वजह से हेयर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जितनी कमी होगी उतना पॉजिटिव चार्ज, और पेन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और जितनी अधिकता हुई है उतना नेगेटिव चार्ज। बच्चों हेयर के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिफिसिट हो गई और जितना डिफिसिट होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और पेन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया और जितना एक्सेस हुआ होगा उतना नेगेटिवली चार्ज। तो क्या बच्चों आप इसे कनेक्ट कर पाए कि दोनों ही बॉडी जो पहले न्यूट्रल थे फ्रिक्शन के बाद क्या हो गए? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो गए। जिसपे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जिस पर, वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। बच्चों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मार्क करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि दो बॉडीज हैं, इनके बीच में हमने फ्रिक्शन कराया, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, या फिर इलेक्ट्रॉन का इससे इस पे ट्रांसफर हुआ। बताओ कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है? क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? कि जिस पर ट्रांसफर होगा वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा और जिससे ट्रांसफर होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक तरीके से अभी हमने इसके पहले समझा, चूंकि यहां से हेयर से इलेक्ट्रॉन निकला है, ट्रांसफर हुआ है, बच्चों हेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। कमी को हम बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा और जितनी कमी होगा उतना पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यहाँ पे पेन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों? अधिकता हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस, इस केस में ये कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, जब प्रोटॉन कम हो जाएंगे उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि हमारा बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। देखो, हम सपोज करते हैं कि कोई एलिमेंट x है और कोई एलिमेंट y है। कोई एलिमेंट x है और कोई एलिमेंट क्या है? y है। सपोज दैट कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो क्या है बच्चों? वो 17 है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, एक का एटॉमिक नंबर 11 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 17 है, और बच्चों दोनों शुरू में अपने न्यूट्रल स्टेज में है। दोनों शुरू में अपने किस स्टेज में है बच्चों? न्यूट्रल स्टेज में है। ऑलराइट, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं? इनके बीच में हम फ्रिक्शन करा दे रहे हैं। ये समझने के लिए है, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इनके बीच हम क्या कर दे रहे हैं? फ्रिक्शन करा दे रहे हैं। तो अब क्या होगा? फ्रिक्शन कराने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो x से y पर ट्रांसफर हो गए। x से किस पे ट्रांसफर हो गए बच्चों? y पे ट्रांसफर हो गए। और
कितना ट्रांसफर हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो अब बताओ, शुरू में 11 एटॉमिक नंबर का मतलब था कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 था, और ऐसे ही यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना था? 17 था। दोनों आपस में इक्वल थे क्या? लेकिन जैसे ही हमने इनके बीच फ्रिक्शन कराया, अब बताओ इसकी क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो तो 11 ही रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। तो बच्चों यहां से अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्या आपको एक्स वाला केस समझ में आया? ऐसे ही अगर हम वाई वाले पे ध्यान दें तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो तो 17 है, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर हुआ नहीं, उतना ही सेम रहेगा। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले 17 था और इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिया है, अब कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। और कितना कम है? तो आप देख पा रहे हो फिगर से कि एक कम है। तो बच्चों आप बताओ, इतनी देर से हम लोग यही बात सीख रहे हैं कि चूंकि एक्स पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इसका मतलब इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन एक ज्यादा है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे अगर हम वाई पे बात करें तो बच्चों आप देखो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। और अगर एक ज्यादा है तो इस सिनेरियो पे इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? इस पे वाई पे वाई पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आप इसको क्लियर कर पा रहे हो? तो जिस बॉडी से जिस पे ट्रांसफर होगा, उस सिनेरियो में जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ सारी बातें आपको लिख दे रहा हूँ। ये आपको जब आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाओगे तो काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं कंक्लूजन के तौर पे यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्स और वाई, एक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और कहाँ पे आया? वाई पे। जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। एक बात तो मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, आप बताओ, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हुआ होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इसका मतलब तभी तो प्रोटॉन ज्यादा है, तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की कमी अगर कहीं टर्म आपको दिख जाए, या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं दिख जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो बॉडी उतना पॉजिटिव चार्ज हो। अगर यही कहीं पे ये बोल दिया जाए कि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकता आपको दिया है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस सिनेरियो में हमेशा वो बॉडी उतना निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? तो ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए तुरंत। ट्रांसफर करने वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ट्रांसफर जिस पर हो रहा है वो हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, तो दैट्स वाई ये डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है, तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जिससे जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हमेशा क्या दिखाता है? निगेटिव चार्ज दिखाता है। क्या ये दो बातें क्लियर हो गई? अब जो एक चीज और समझते हो सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों? निगेटिवली चार्ज होता है। ये भी बात आप क्लियर कर पा रहे हो? तो बच्चों आपके एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो तीनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट वाइज नोट करवा दे रहा हूं। पहला, एक्स और वाई ट्रांसफर वाला केस हो सकता है।
तो अगर ट्रांसफर वाला केस है तो हमने देखा जिससे ट्रांसफर हुआ होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जिस पर ट्रांसफर होगा निगेटिव, ये पहला केस हो गया। सेम केस को ऐसे भी बोला जा सकता है कि x और y के केस में x ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और y ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो अगर x ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो बच्चों लूज करने वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और गेन करने वाला हमेशा कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसी सेम एस्पेक्ट को केस नंबर 3 में हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर यही x और y है और यहां पर x के पास डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं ना, x ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और y ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, x ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और y ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, या फिर x से y इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अभी हमने ये सिनेरियो हम देखते आ रहे हैं। तो बच्चों चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर डिफिसिट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन कमी हुई होगा। और जहां भी की टर्म आपको दिख जाए कि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कमी है, हमेशा आप पॉजिटिव आंख बंद करके वहां पे टिक कर दोगे। और यही अगर इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन पे इसकी अधिकता हुई है, तो बच्चों इसी को हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और किसी बॉडी पर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो बच्चों आप हमेशा आंख बंद करके इसका आंसर क्या लगा देंगे, आप इसका आंसर निगेटिवली चार्ज बॉडी लगा देंगे। तो आई होप आपको इन 3 सिनेरियो से अगर क्वेश्चन मुझे पूछे गए, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको अगर बताऊं तो ऐसे बोला गया है आपके पेपर में कि कोई बॉडी है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब एक्सेस है। अब बताओ ये बॉडी कौन सा चार्ज होगा। अब वहां बच्चों पहला ऑप्शन दिया है पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा आंसर दिया है निगेटिवली चार्ज होगा, तीसरा आंसर दिया है न्यूट्रली रहेगा, और लास्ट आंसर आपको दिया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये नोटी। तो बच्चों आप बताओ इसका आंसर क्या दोगे। तो आपने बस की टर्म पकड़ा, अभी हमने सिखाया अधिकता मतलब एक्सेस, और जैसे अधिकता और एक्सेस आपको दिखेगा हमेशा क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। क्या आप क्लियर कर पा रहे हो। अगर यही कमी हो जाता या डिफिसिट हो जाता तो उस केस में क्या हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज होता। तो बच्चों ये की टर्म अभी मैं आपको जब चार्जेस के न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। ओके, तो वापस से हमने हम देख रहे थे कि जो अंबर है और जो फर है, तो अंबर बच्चों एक बॉडी हो गया और फर एक बॉडी हो गया। जब इनके बीच में हमने फ्रिक्शन कराया, अच्छा बच्चों याद रहे शुरू में दोनों न्यूट्रल थे, तो जब इनके बीच में हमने फ्रिक्शन कराया तो हमने देखा कि अंबर जो है निगेटिवली चार्ज हो गया, और जो फर था आपका ये कैसा चार्ज हो गया बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। शुरू में दोनों न्यूट्रल थे लेकिन अब दोनों बॉडी चार्ज हो गए, और जो बॉडी चार्ज हो जाते हैं उनको हम चार्ज बॉडी या आवेशित वस्तुएं बोलते हैं। क्या शुरू में दोनों आवेशित थे, क्या नहीं, लेकिन अब दोनों आवेशित हैं, चार्ज हैं, ऐसे बॉडीज को हम चार्ज बॉडीज बोलते हैं। तो बच्चों कैसी बॉडीज हैं, अभी चार्ज बॉडीज हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब आवेशित वस्तुएं हैं। और जो इस प्रोसेस से ये दोनों चार्ज हुए हैं उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं चार्जिफिकेशन। क्या बोलते हैं, चार्जिफिकेशन। ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने इसको चार्ज किया, आवेशीकरण। तो आई होप आप ये पॉइंट या ये टर्म समझ पा रहे होंगे कि शुरू में दोनों न्यूट्रल थे, फ्रिक्शन या घर्षण के बाद, ये क्या हो गया, चार्ज हो गए। इन बॉडीज को हम चार्ज बॉडीज बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से ये चार्ज हुए हैं उसको हम चार्जिफिकेशन या क्या बोलते हैं, आवेशीकरण बोलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो। और बच्चों अगर आपको यहां तक समझ में आ गया
तो अगर अंबर पे नेगेटिव चार्ज आया है और फर पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किसकी ओर हुआ होगा, फर से अंबर की ओर हुआ होगा। तो अंबर पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस हो गया होगा, अंबर पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस हो गया होगा, और फर पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन केस हो गया। डेफिसिट मतलब कमी और एक्सेस मतलब अधिकता। दैट्स वाई फर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया और अंबर क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी से फ्रिक्शन कराने या घर्षण कराने से दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी? इसका आंसर है नहीं। आइए इसका कारण हम लोग समझते हैं। सपोज दैट बच्चों, ये जो अंबर हम ले रहे हैं और दूसरा भी ऑब्जेक्ट अंबर ही ले लें, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं बच्चों, अंबर है। अब अगर हम इसके बीच में फ्रिक्शन करा रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं, तो बच्चों ये चार्ज नहीं होगा। यही सिनेरियो नंबर 2 अगर हम देखें, अगर हम फर को ले लें और इधर भी फर को हम ले लें और दोनों के बीच में अगर हम फ्रिक्शन कराएंगे तो हम नोटिस करेंगे तब भी ये चार्ज नहीं हुआ। मतलब सेम बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन कराने पर बॉडी चार्ज नहीं होते। पहला सिनेरियो हो गया। नेक्स्ट बच्चों, हम अगर सपोज दैट रैंडमली हमने किसी भी ऑब्जेक्ट एक्स को लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट वाई को लिया और हमने फ्रिक्शन कराना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों ये कंपलसरी नहीं है कि ये बॉडी चार्ज्ड ही हो जाएं। बस समझ पा रहे हो? तो सेम तरह की बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन कराने पे कभी वो चार्ज नहीं होंगे। केस नंबर 2, अगर हम दो रैंडम बॉडीज को लेते हैं अलग अलग और उनके बीच फ्रिक्शन कराते हैं, तो वहां पे ये चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा दो बॉडीज के बीच फ्रिक्शन कराना इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि ये चार्ज ही होंगे। इसका मतलब है कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके बिहाफ पर हमें डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, इनके बीच फ्रिक्शन कराने पे चार्ज होगा और कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। आई होप आप मेरे क्वेश्चन को कलेक्ट कर पा रहे हो। तो बच्चों आओ हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो ध्यान समझना बच्चों, थोड़ा सा केमिस्ट्री की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आपको पता है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वैद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इसको समझें तो बहुत सिंपल शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स की ओर अफेक्ट होगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन शो करेगा, लगाव शो करेगा। अफेक्शन मतलब लगाव। कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अचीव करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हमेशा ज्यादा होगा। हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन दे रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बच्चों क्यूरियस है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगा, और वही अगर लगाव के बजाय ये हेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पसंद कर रहा है ना, तो इस सिनेरियो में बच्चों इस ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बच्चों, इसकी परिभाषा से इंपॉर्टेंट है इसका अंडरस्टैंडिंग, जो कि हम अभी इसको यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन से किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर पा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन से हेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नापसंद कर रहा है, तो उस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन को नापसंद कर रहा है। क्या आप ये मेरी बात गेन कर पाए? तो बहुत सिंपल टर्म मैंने ये बात समझाया है। ठीक है, तो
अगर किसी बॉडी का, देखो मैं मेनली ये समझाना चाहता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी बॉडी का ज्यादा है उसका मतलब क्या है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी बॉडी का कम है तो उसका मतलब क्या है। मैं एग्जैक्टली ये समझाना चाहता था, उसके लिए मुझे इस टॉपिक को लेना पड़ा। तो बच्चों, अगर किसी बॉडी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को आने देगा, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा एक तरीके से, ठीक है। और अगर किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो ऑलरेडी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रख रहा होगा। तो जो बॉडी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है वो गेन क्यों करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को नापसंद करेगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो इस बात को हम अब इस कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं। जैसे बच्चों, एक्स और वाई जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक्स और वाई के बीच में हमने फ्रिक्शन कराया और एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो बच्चों अभी आपने देखा यहाँ पे, हमेशा लूज करने वाला क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन को नापसंद करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम होगी। और जो गेन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन कराएं, घर्षण कराएं, तो हम अस्योर्ड रहें कि उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन कराने पे ये बॉडी चार्ज होंगे। आप मेरी बात को समझ पाए क्या? अभी जब हम पहले वाले केस की बात कर रहे थे, तो अब बच्चों आप बताओ, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर के हैं। तो बताओ आपस में कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? कोई नहीं, दोनों ही पसंद करें, दोनों ही लेना चाहेंगे। तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहे हैं तो लूज कौन करेगा? दैट्स वाई इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से चार्जिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बच्चों, अगर हम यहाँ फर की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और बच्चों दोनों जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन को दोनों ही लूज करना चाह रहे हैं। भाई दोनों अगर लूज करना चाह रहे हैं तो गेन कौन करेगा? तो अगर गेन कोई नहीं करने के लिए यहाँ पे है, दैट्स वाई यहाँ भी चार्जिफिकेशन नहीं होगा, आवेशीकरण नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान समझ पाओ तो यहाँ पे गेन करने वाला भी मौजूद है और लूज करने वाला भी मौजूद है। दैट्स वाई एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखेगा और जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी। दैट्स वाई बच्चों यहाँ पे ये बॉडी चार्ज हुए। तो जब भी हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन करा रहे हों तो इस बात को एश्योर कर लें कि क्या इन दोनों बॉडीज के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस है कि नहीं। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। दैट्स वाई जिसकी कम होगी वो लूज करेगा और जिसकी ज्यादा होगी वो गेन करेगा। और फाइनली दोनों बॉडीज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज हो जाएंगे। तो क्या आप ये समझ पाए? तो यहां बच्चों हम जब भी किन्हीं बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन करा रहे हों तो ये अश्योर होना चाहिए कि बॉडीज चार्ज होंगे भी और नहीं, होंगे भी क्या और नहीं भी क्या। और अगर होंगे तो हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। हम उन दो बॉडीज को लेंगे जिनमें हमें पहले से पता होना होगा कि हाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, और आपस में हम फ्रिक्शन करा देंगे तब डेफिनेटली चार्ज होगा। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारी बॉडीज हैं जो हमें यहाँ पे देखना है। पहला तो बच्चों हम अंबर और फर को ही हमने देख लिया। अंबर और फर में अंबर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हो है, और जो फर है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों क्या है? कम है। दैट्स वाई हम इनके बीच में फ्रिक्शन कराएंगे। तो फ्रिक्शन के बाद फर जो होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और अंबर जो होगा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों आपके एग्जाम में पूछा था कि अंबर पे कौन सा चार्ज होता है? अंबर पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल, अगर हम ग्लास रॉड लें, कांच की छड़ लें और हम सिल्क क्लॉथ लें और
इनके बीच फ्रिक्शन कराएं तो बच्चों जो ग्लास का रॉड होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, और जो सिल्क क्लॉथ होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर ट्रांसफर होगा, कम वाले से ज़्यादा की ओर। दैट्स वाई बच्चों ग्लास पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ऐसे बच्चों रबर और वूलन क्लॉथ या फर से हम अगर फ्रिक्शन कराएंगे तो रबर पे निगेटिवली चार्ज आता है और उस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे बॉडीज आपस में हो सकते हैं जिनके बीच में हम फ्रिक्शन कराएं और वो चार्ज हों, लेकिन हाँ क्लैरिटी यहीं से मिलेगी कि वो चार्ज क्यों हो रहे हैं और कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। तो चलो बच्चों एक बार जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो सब कोई क्या करें, ध्यान समझें, अपनी आंखें बंद करें और जो बातें मैं आपको यहाँ बोल रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करते हुए वापस से सारी बातों को रिकॉल करिए, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होगा। तो चलिए सब कोई अपनी आंखें बंद करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखो हमने देखा कि दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन कराने पर क्या दोनों बॉडी चार्ज होंगे या नहीं, ये डिसाइड करता है उन बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और जिस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखेगा। तो कम वाला लूज करने की प्रॉपर्टी और ज्यादा वाला गेन करने की प्रॉपर्टी रखेगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिसिट हो रहा है, और लूज करने वाला या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिसिट हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी हो रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या ये समझ में आया? आप सब कोई अपनी आंखें खोल सकते हो। तो आपके माइंड में ये जो चीजें मैंने समझाया है ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप देखोगे जब मैं चार्ज वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप चुटकी बजाते हैं सबको क्वेश्चन दे दोगे कि हाँ आंसर दे दोगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा, आपको ये बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग। और हमने भी देखा कि कोई भी बॉडीज होंगे अगर उनके बीच में हम फ्रिक्शन कराएंगे तो दोनों बॉडी स्पेसिफिक होनी चाहिए और उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। बाकी वही सारी बातें मैं बार बार दोहरा रहा हूँ तो आपके माइंड में ये चीजें सेट हो गई होगी। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमने देखा, अंबर हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, फर हो गया, सिल्क क्लॉथ हो गया, कैट्स स्किन मतलब जो बिल्ली की खाल है उसका भी हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये चीजें आपके दिमाग क्लियर होना चाहिए कौन कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन कौन सी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। और जरूरी नहीं है कि हम किन्हीं को भी रेंडमली उठा के बस रब कराना शुरू कर दें और चार्ज हो जाए ना, उसके पर हमें श्योर होना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या नहीं। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। देखो आज भी हमारा चार्ज स्टार्ट नहीं हुआ है, हम चार्ज के बारे में सारी बातें कर रहे हैं लेकिन चार्ज अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ हम आपके माइंड में न्यूट्रल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है, कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, क्यों होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है किसका कम है, लूज करने वाला क्या शो करता है, गेन करने वाला क्या शो करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिसिट में है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसका मतलब क्या है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिससे ट्रांसफर हुआ वो कौन सा चार्ज शो करता है, जिस पर ट्रांसफर वो कौन सा चार्ज शो करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में अच्छे से डेवलप हो गई हो, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑल राइट, सब कोई अच्छे से रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। पुरानी जो क्लासेज हुई हैं उनको कनेक्ट करते हुए हम नेक्स्ट क्लास को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।